कृषि से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ कल किसानों ने भारत बंद बुलाया है। देश के 16 विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। इनमें से कांग्रेस और एनसीपी समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो सत्ता में रहने के दौरान इन्हीं सुधारों का समर्थन कर रही थीं, लेकिन आज मोदी सरकार के विरोध के लिए इन दलों ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर यू टर्न ले लिया। कृषि सुधारों को लेकर इन नेताओं के पलट जाने की मजबूरियों को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सुखबीर बादल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, अजीत सिंह, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी, के चंद्रशेखर राव, असदुद्दीन ओवैसी, एम के स्टालिन। ये उन नेताओं के नाम हैं जिन्होंने 8 दिसंबर यानी मंगलवार को किसानों के बुलाए भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। सभी नेता खुद को किसानों का असल हमदर्द और मोदी सरकार को किसानों का दुश्मन बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जाहिर है विपक्ष में हैं तो विरोध करेंगे, यानी किसानों का तो बस नाम है, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का काम फुल ऑन है। भाई अब राजनीतिक दल हैं तो राजनीति तो करेंगे ही, विरोध की राजनीति। आप कह रहे हैं राजनीतिक दल जनता के प्रतीक होते हैं। जनता की जो भावना होती है उसको उठाने का काम राजनीतिक दल करते हैं। अगर आप हमको आरोप लगाते हैं तो कल तक हम जब सरकार में थे, कोई भी कानून लाते थे तो विरोध में बीजेपी या उनके सहयोगी करते थे। तो ये कोई हमारे पे आरोप लगाने वाली ये बात नहीं है। बात ये है कि आप तो आज तो आप किसान नेताओं से बात कर रहे हैं ना, उसमें तो हमको नहीं बुलाए और हमको ना जाना है। अगर किसान खुश है आपके कानून से और या आपके संशोधन से तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, हम भी खुश हैं। हमारा तो इतना ही कहना है कि भाई जो बात है, क्योंकि आखिर देखिए जब संसद में अगर बात आएगी तो किसान तो अंदर संसद में नहीं आने वाले हैं, उसमें तो राजनीतिक दल उन्हीं की बात को उठाकर संसद के बहस में रखने वाले हैं। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं। उसी मनमोहन सरकार में प्रफुल्ल पटेल के बॉस शरद पवार कृषि मंत्री रहे। आज पवार किसानों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं और किसान कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति से भी गुहार लगाने वाले हैं। मगर आज से करीब 10 साल पहले यही पवार थे जो कृषि मंडियों यानी एपीएमसी के कानून को बदलने के लिए चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे। पवार ने दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को 11 अगस्त 2010 को खत लिखकर कहा था कि ग्रामीण इलाके में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से संचालित बाजार की जरूरत होगी। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग ढांचे में बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए निजी क्षेत्र को अहम रोल निभाने की जरूरत है। इसके लिए एक उचित नियामक और नीतिगत माहौल होना चाहिए। इस दिशा में एपीएमसी एक्ट में संशोधन की जरूरत है, जिससे किसानों को प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग चैनल का ऑप्शन मिल सके। आपके मन में सवाल होगा कि तब और अब में क्या फर्क है। उसे ऐसे समझिए, तब शरद पवार केंद्र की सरकार में कृषि मंत्री थे, अब वो सेंटर में एक विपक्षी दल है। तब वो राज्यों से एपीएमसी एक्ट में बदलाव की अपील कर रहे थे। अब मोदी सरकार सरकारी मंडियों के साथ साथ किसानों को प्राइवेट खरीदारों का विकल्प देने वाला कानून लेकर आई है। तब सत्ता में रहकर कृषि सुधारों की वकालत करने वाले शरद पवार आज इनकी मुखालफत कर रहे हैं और उनकी पार्टी सफाई दे रही है। ऐसा नहीं कि विपक्ष में आने पर सिर्फ पवार के सुर बदले हों। आज किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत से भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार के कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। कांग्रेस जो आज कह रही है, आज से बस 1.5 साल पहले इसके उलट बात करती थी। 2019 के आम चुनाव में वो कृषि सुधार का वादा कर रही थी। आपको वो फैक्ट्स बताते हैं जो फार्मर्स के नाम पर कांग्रेस के विरोध की पोल खोलते हैं। सरकार ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करके अनाज, खाने के तेल और बीज और आलू प्याज को आवश्यक वस्तुओं के लिस्ट से हटा दिया है।
सरकार ने 2019 के आम चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 1955 का आवश्यक वस्तु एक्ट उस दौर का है जब हर चीज पर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। कांग्रेस ये वादा करती है कि वो इस कानून को बदलकर एक ऐसा कानून बनाएगी जिसे केवल आपातकाल में ही लागू किया जा सकेगा। यही नहीं, आज कांग्रेस को कृषि उत्पादन मंडी समितियों की फिक्र हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में लिखा था, कांग्रेस कृषि उत्पाद मंडी समितियों के कानून में बदलाव करेगी जिससे खेती की उपज बेचने पर लगी तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। फिर किसानों को अपना सामान कहीं भी बेचने की आजादी होगी। 2014 के चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात कही थी, लेकिन आज वही कांग्रेस किसानों की उपज खरीदने के एपीएमसी के एकाधिकार को खत्म करने पर चिंता जता रही है। जबकि कांग्रेस के ही शासनकाल में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव करके अन्य खरीदारों के किसानों की उपज खरीदने के दरवाजे खोल दिए। देश की तरक्की के लिए पुरानी व्यवस्था और कानूनों में लगातार सुधार की जरूरत होती है। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। हर बात पर नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाली कांग्रेस के विचार सुधारों पर मोदी से कितने मिलते हैं वो इस मिसाल से समझिए। वर्ष 2007 से 2012 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तब 11वीं पंचवर्षीय योजना को जारी किया गया। इसमें लिखा था, कई राज्यों ने एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया है जिससे सरकारी मंडियों के अलावा किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी प्लान में आगे ये भी लिखा गया था कि कई राज्यों ने अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना शुरू किया है। इससे भी किसानों को प्राइवेट कंपनियों को सीधे अपनी उपज बेचने के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही उन्हें खेती के लिए पूंजी और अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जा सके हैं। किसानों के हालत में अगर वास्तविक तौर पर कोई बदलाव करना है तो कृषि क्षेत्र में सुधार करना ही होगा। अगर वामपंथी दलों को छोड़ दें तो देश की तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात पर एकमत रहती रही हैं। लेकिन अब जबकि वास्तविक तौर पर कृषि क्षेत्र में सुधार शुरू हुआ, रिफॉर्म की शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी सबसे तगड़ा विरोध कर रही है। इसे मोदी विरोध के नाम पर मौका बुलाने की राजनीति नहीं कहें तो और क्या कहें। अगर इस बात पर यकीन न हो तो यूपीए सरकार में दिग्गज मंत्री रहे कपिल सिब्बल को सुन लीजिए। वर्ष 2012 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार रिटेल सेक्टर में एफडीआई का बिल लाई थी। तब कांग्रेस की सरकार किसानों की आजादी के लिए क्या करना चाहती थी वो सुनिए। किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से, ये तो तय हो गया, हमने उदाहरण दे दिया। दूसरी बात जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं, ये बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। किसानों के भारत बंद को महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का समर्थन हासिल है।
कांग्रेस और एनसीपी के बाद अब किसान सुधारों पर शिवसेना का भी पाखंड समझिए। जब ये कृषि सुधार कानून संसद में पेश किए गए थे तो शिवसेना ने लोकसभा में किसान बिल का समर्थन किया था, पर राज्यसभा में उसने कृषि विधेयकों का विरोध किया। अब तक इस मसले पर खामोश रही शिवसेना ने अब किसानों के भारत बंद का समर्थन कर दिया है। उद्धव ठाकरे की गद्दी कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट पर ही टिकी हुई है और इसीलिए किसानों के मुद्दे पर अपने अलायंस पार्टनर्स का साथ देना शिवसेना की मजबूरी है। जबकि ये महाराष्ट्र ही है जहां पर सबसे पहले प्राइवेट मंडियों की शुरुआत हुई थी। साल 2005-06 में तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकार ने प्राइवेट मार्केट और कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग की इजाज़त दी थी, जो असल में प्राइवेट मंडियां ही हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। किसान कानूनों पर मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध करने वालों में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी हैं। मोदी विरोध की ममता की राजनीति समझनी हो तो आज बंगाल के सिलीगुड़ी से आई ये तस्वीरें देखिए। अपने सूबे में ममता बनर्जी को जबरदस्त सियासी चुनौती मिल रही है। 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है और 10 साल से सरकार चला रही ममता बनर्जी बैकफुट पर। उनकी गद्दी की मेन चैलेंजर बीजेपी है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी। ऐसे में ममता बनर्जी मोदी विरोध के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देती। बंगाल में चुनाव हो और सेंटर में बीजेपी बैकफुट पर हो, ये बात ममता को सियासी तौर पर सूट करती है, इसीलिए बंगाल में हंगामा बरपा है। किसानों के नाम पर मोदी विरोध की राजनीति की गवाही ये 2 तस्वीरें देती हैं। लखनऊ में धरने पर बैठे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने संसदीय समिति में कृषि सुधारों की वकालत की थी, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नए कृषि कानूनों को दिल्ली में लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। मगर विरोध का फर्ज निभाने के लिए अखिलेश सड़क पर बैठ गए तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंच गए। तो जब किसान पूरा चरमरा गई है उसकी अर्थव्यवस्था, और जो सरकार दावा कर रही है कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो की नहीं, जो कानून ला दिया है उससे किसान की लूट हो जाएगी। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार के विरोध वाले इस मोर्चे में शामिल हर नेता की सियासी मजबूरी है। अखिलेश यादव के सामने 2022 के चुनाव तक प्रासंगिक बने रहने की मजबूरी है, तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की मेन चैलेंजर बीजेपी है, तो उनका विरोध करना भी लाजमी है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मोदी विरोध के नाम पर किसानों के साथ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भी खफा हैं। ममता बनर्जी के लिए मोदी सरकार का विरोध फर्ज है, क्योंकि 2021 में बंगाल चुनाव में सामने बीजेपी है। तमिलनाडु में भी 2021 में चुनाव होने वाले हैं। नतीजा ये है कि डीएमके के एमके स्टालिन समेत हर विरोधी दल ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। तो बिहार में तेजस्वी का सीएम बनने का सपना बीजेपी ने चकनाचूर कर दिया। अब तेजस्वी भी बीजेपी के विरोध का फर्ज निभा रहे हैं। वहीं तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव को हाल ही में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी से तगड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में केसीआर को बीजेपी का सामना करना है, तो बीजेपी विरोध के नाम पर वो किसानों की मोर्चेबंदी में शामिल हो गए हैं।
देश की बहनों बेटियों, देश के युवाओं, देश के किसानों, देश के श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों का विश्वास बीते हर चुनाव में दिख रहा है। यूपी सहित देश के कोने कोने में चुनाव के नतीजों में ये विश्वास झलक रहा है। 2-3 दिन पहले तेलंगाना में, हैदराबाद में गरीब और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। आपका साथ और आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा शक्ति है। राज्यों के चुनाव से लेकर नगर निगम के इलेक्शन तक नरेंद्र मोदी का विजय रथ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों को जब भी मोदी विरोध का मंच सजा दिखता है तो उसमें बिन बुलाए मेहमान की तरह शामिल हो जाते हैं। किसानों का आंदोलन भी ऐसा ही मंच है जिसमें अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के पीछे तमाम सियासी दल सरकार विरोध का मोर्चा बनाकर खड़े हो गए हैं।